हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमने शुरू किया हुआ था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग की थी। हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद सोइंग को कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को भी कंप्लीट कर लिया। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अगली प्रोसेस की या फिर अपने अगले स्टेप की, जिसका नाम है इरिगेशन। तो चलिए इरिगेशन से शुरू करते हैं। सो इरिगेशन को हम हिंदी में सिंचाई बोलते हैं, मतलब पेड़ों में पानी देना। मतलब लगातार अगर हम क्रॉप्स में पानी देते हैं उस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। सो ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को पानी की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप जानते हैं, जिससे कि वे जिंदा रह सके। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वाटर जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। बिना पानी के प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स। तो जो प्लांट की रूट्स होती है उनका काम होता है कि जो सोइल में से पानी को एब्जॉर्ब करना। तो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम प्लांट की रूट्स करती हैं और वो पानी प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम बहुत सारे जो टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर वो करते हैं। इनके बारे में आप अपनी आगे वाली क्लासेस में ज़रूर पढ़ेंगे। अलोंग विद वाटर मिनरल एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। तो सिर्फ मिट्टी में से पानी ही एब्जॉर्ब नहीं होता, जो मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं वो भी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। पानी में घुल के वे जो है प्लांट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इजीली। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। तो जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी लगभग 90% वाटर से बनी हुई होती है। उनकी बॉडी के अंदर लगभग 90% वाटर होता है और बाकी जो है सेल्स और टिश्यूज होते हैं। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। यहाँ पर इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं कि हमें वाटर क्यों चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है कि जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए, तो बिना पानी के सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। उन्हें जर्मिनेशन के लिए कुछ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। हमने मिट्टी के अंदर सीड तो बो दिया, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए, लेकिन अगर हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, अगर हम उसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो बीज ग्रो नहीं करेगा। तो उसको कुछ पानी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो ग्रो कर जाए। ड्राई कंडीशंस के अंदर सीड ग्रो नहीं करेगा, जर्मिनेशन और सीड्स नहीं होगा। अब अगला फंक्शन की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। सो जैसे कि मैंने बताया मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो वे फर्टिलाइजर्स और वे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर डिसॉल्व होकर प्लांट के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। सूखे के अंदर वे न्यूट्रिएंट्स वे मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए बिना पानी के प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। अब अगले फंक्शन के ऊपर आते हैं। ये थर्ड फंक्शन है इसका। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो पानी जो है सिर्फ उसको सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये जो है प्लांट की प्रोटेक्शन भी करता है। ये प्लांट को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है। फ्रोस्ट मतलब ठंडी हवाएं और हॉट एयर करंट से मतलब गर्म हवाएं। तो प्लांट्स के पास खुद का तो कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसीलिए प्लांट्स के पास वाटर होता है जो कि उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो कि गर्म लू चलती है गर्मियों में और सर्दियों में जो धुंध होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम पानी करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब आगे बढ़ते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। यहाँ पर इरीगेशन की डेफिनेशन दी गई है। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। सो रेगुलर इंटरवल्स पर जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। तो जिस फ्रीक्वेंसी से जिस टाइम पे हम इरिगेशन करवाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा वेराई करती है। क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। मतलब क्रॉप में कैसे, जैसे कि हर क्रॉप को अलग अलग पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे कि चावल, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको कम पानी में भी काम चल जाता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको बहुत ही कम पानी चाहिए जिससे वो ग्रो हो सके, जैसे कि जो डेजर्ट्स में उगते हैं प्लांट्स उनको। तो सोइल टू सोइल में मतलब जैसे कि कुछ सोइल ऐसी होती है जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है, कुछ सोइल ऐसी होती है जो ज़्यादा पानी में ही प्लांट को ग्रो करवाती है।
मतलब कुछ सोइल्स ऐसी होती है जिनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि क्लेई सोइल के जैसे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा पानी को रिटेन कर सकते हैं, ज़्यादा पानी को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि सैंडी सोइल और ऐसी सोइल जिनके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, जो पथरीली सोइल होती है, वे सोइल पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकती और इसीलिए उन क्रॉप्स को मतलब उन सोइल्स को लगातार पानी देने की ज़रूरत होती है। एंड सीज़न टू सीज़न मतलब हर सीज़न में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है पानी देने की। जैसे कि गर्मियों में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि गर्मियों में ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो जाता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। वाई इज़ इट सो? कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब गर्मियों में प्लांट्स में वाटर का इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाता है, वे जल्दी जल्दी पानी को लॉस करते हैं और इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी पानी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपना काम चला सके। तो इसीलिए क्रॉप के हिसाब से, सोइल के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से हमें पानी देने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं इरिगेशन करवाने के लिए। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो यही सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं, जैसे कि कुओं से लेते हैं, ट्यूब वेल से लेते हैं, पोन्ड से लेते हैं, लेक से लेते हैं, रिवर्स से लेते हैं, डैम से लेते हैं और कैनाल से लेते हैं। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं इरिगेशन। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे दो टाइप के मेथड। एक मेथड है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरे मेथड है मॉडर्न मेथड, जैसे कि हम पिछले सारी प्रोसेसेस में पढ़ते आए हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमने बहुत सारे टूल्स की बात की थी, उसके अंदर भी हमने बात की थी ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल्स के बारे में, और सोइंग के अंदर भी हमने ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल्स के बारे में बात की थी। तो उसी तरह इरिगेशन के अंदर भी हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों टाइप्स के टूल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन से। मतलब ट्रेडिशनल मेथड जो हम पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, पुराने टाइम के लोग जो यूज़ करते थे। सो द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। तो उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे कुओं का पानी, लेक्स का पानी और कैनाल्स का पानी, और वो उनको अलग अलग तरीके से उठाते थे, मतलब अलग अलग तरीके से उनको लिफ्ट करते थे और अपने खेतों तक पहुंचाते थे। इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हम जनरली कैटल और ह्यूमन लेबर का यूज़ करते हैं, जबकि मॉडर्न मेथड्स के अंदर हम मशीन टूल्स का यूज़ करते हैं। उनके अंदर कैटल या फिर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होती और वे टाइम भी बचाती हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बेशक चीपर होंगे क्योंकि उनके अंदर हम ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे, हम ज़्यादा मशीनों के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, लेकिन उसी के साथ साथ वे कम एफिशिएंट है, वे कम जल्दी काम करते हैं, वे टाइम बहुत लेते हैं। सो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, चेन पंप, ढेकली एंड राहत। सो ये सारे जो हैं ट्रेडिशनल टूल्स हैं जिससे हम इरिगेशन करवाते हैं। तो अब हम इन सारे मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर मोट। तो मोट जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो किसान है वो एक कुएं में से पानी लेता है। तो कुआं जो है इसके अंदर सोर्स ऑफ इरिगेशन है। तो इसके अंदर जैसे हम कुएं में से नॉर्मली पानी निकालते हैं बाल्टी और रस्सी की हेल्प से, वैसे किसान जो है उसके अंदर से पानी निकालता है और खेतों में सप्लाई करता है। तो इस मेथड के अंदर फिजिकल लेबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है। अब अगले मेथड की ओर चलते हैं जिसका नाम है चेन पंप। तो चेन पंप के अंदर एक बड़ा सा कंटेनर होता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है और इसकी हेल्प से खेतों तक पानी सप्लाई होता है। इसमें एक ऑटोमेटिक लेवर सिस्टम लगा हुआ है और ये जो है खेतों तक इनडायरेक्ट वे में पानी को सप्लाई करता है। इसके अंदर ह्यूमन लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, एक इंसान को वहाँ पर खड़ा रहकर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब बात करते हैं अपने अगले सिस्टम की जिसका नाम है धेकली। तो धेकली जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो इसके अंदर भी मोट सिस्टम के जैसे ही है। इसके अंदर भी कुएं में से पानी निकाला जाता है बाल्टी और रस्सी की हेल्प से, लेकिन जैसा कि हमने मोट सिस्टम में पढ़ा था उसके अंदर एक इंसान की ज़रूरत थी। इंसान जो है खड़ा होकर खुद ही पानी निकाल रहा था कुएं के अंदर से, लेकिन जो धेकली सिस्टम है इसके अंदर इंसान नहीं निकाल रहा। इसके अंदर एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा है, एक बड़ी सी लकड़ी है जो कि जुड़ी हुई है एक साइड से एक बड़े से पत्थर से और दूसरी साइड से एक बाल्टी और रस्सी से। तो जैसे ही ये जो पत्थर है वो ऊपर की ओर जाता है तो ये रस्सी नीचे की ओर आती है
और बाल्टी भी कुएं के अंदर चली जाती है, और जैसे ही ये पत्थर नीचे चला जाता है, नीचे सरक जाता है, उसी तरह ये बाल्टी ऊपर चली जाती है और पानी को भर के ले आती है। तो ये सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है और इसकी हेल्प से ह्यूमन लेबर की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। अब अपने अगले सिस्टम की ओर चलते हैं जिसका नाम है रहट। तो इसके अंदर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर कैटल लेबर की ज़रूरत होती है। एक बैल की हेल्प से इसको चलाया जाता है। तो बैल की कंधे पर बोझा रखकर इसको घुमाया जाता है और ये जो है राउंड राउंड चक्कर काटता है, और वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हेल्प करती है ये कुएं में से पानी भरने के लिए। तो इस सिस्टम के अंदर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं होती, कैटल लेबर की ज़रूरत होती है। ये जो है लगातार चक्कर काटता रहता है, जिसकी हेल्प से कुएं के अंदर से पानी भरा जाता है और खेतों में सप्लाई किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। तो पानी को उठाने के लिए ज़्यादातर पंप्स का यूज़ किया जाता है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स। ये जो है मॉडर्न मेथड की बात है। मॉडर्न मेथड्स के अंदर पंप्स का यूज़ किया जाता है, जिनको डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलाया जाता है। तो अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में। तो मॉडर्न मेथड्स का मतलब जो हम आजकल यूज़ करते हैं, जो नावा डेज यूज्ड में है, मतलब जिस प्रोसेस के अंदर हम मशीन टूल्स को यूज़ करते हैं, हम मशीन्स की हेल्प लेते हैं, तो वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर आता है। इसके अंदर हम पंप्स का यूज़ करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो जैसे कि हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर, उसके अंदर पुली सिस्टम का यूज़ होता था, उसके अंदर कुओं में से पानी भरा जाता था और खेतों में सप्लाई किया जाता था। तो वो सिस्टम जो था वो कुछ कम एफिशिएंट था, वो चीपर बेशक था, लेकिन उसके अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता था। लेकिन मॉडर्न मेथड्स के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि पानी कम से कम वेस्ट हो। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। तो इसके अंदर हम दो मेन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा मेथड है ड्रिप इरिगेशन। तो हम इन दोनों मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फुआरे की हेल्प से जब हम जस्ट लाइक रेनफॉल, जैसे कि बारिश होती है, वैसे हम पानी की सप्लाई करते हैं खेतों के अंदर फुआरे की हेल्प से। सो दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को हम जनरली उन जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर पानी की कमी है और जहाँ पर जो लैंड है वो उबड़ खाबड़ है, मतलब अनइवन लैंड पे हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, ताकि प्रॉपर रूप में हम बिना उसको सप्लाई किए, मतलब जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर जो किसान थे वो ऐसे ही मतलब कुएं में से पानी भरा और सप्लाई कर दिया, रिवर्स ही बना के वो सप्लाई कर देते थे। तो वो अनइवन लैंड पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं पर अगर बड़ा बड़ा पत्थर हो वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर पानी आगे नहीं जाएगा। तो ये सिस्टम जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, वो अनइवन लैंड पे काम करता है। The perpendicular pipes having rotating nozzles on tops are joined to the main pipeline at regular intervals. तो स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर हम नोजल्स और पाइप्स का यूज़ करते हैं। तो जो नोजल्स है वो रेगुलर इंटरवल्स पर मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है नोजल्स हैं और ये जो है मेन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, तो इस प्रोसेस के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर हम पंप्स का यूज़ करते हैं, जो कि प्रेशर की हेल्प से पानी को सप्लाई करता है, पानी को स्प्रिंकल करता है। It gets sprinkled on the crop as if it is raining। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि बारिश हो रही है उस टाइप से ये जो है पानी को स्प्रिंकल कर देता है क्रॉप के ऊपर। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर लोन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो लोन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में और बाकी क्रॉप्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब फुवारे वाला सिस्टम। अब बात करते हैं अपने अगले सिस्टम की, जिसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट मेथड है, जिसकी हेल्प से हम खेतों में पानी सप्लाई करते हैं। सो इन दिस मेथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो इसके अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस प्रोसेस के अंदर पानी जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के आसपास ही सप्लाई होता है, मतलब जहाँ पर रूट्स हैं वहाँ पर ही ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को सप्लाई किया जाता है, वहीं पर पानी गिर जाता है। सो इसीलिए इसका नाम है ड्रिप सिस्टम।
दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये जो है कहाँ पर यूज़ होता है, ये फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन्स को, ट्रीज़ में पानी देने के लिए यूज़ होता है। मतलब बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर जो है इसके अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बून इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो जिन जगह पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है उन जगह पर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ड्रिप सिस्टम का। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये है एक ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर हम कुएं में से पंप की हेल्प से पानी लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप जहाँ पर प्लांट उगा हुआ है उसकी रूट के पास ही पानी को सप्लाई किया जाता है, वहीं पर पानी गिर जाता है। हर एक प्लांट पे रेगुलर इंटरवल्स पे पानी को सप्लाई किया जाता है। तो इसके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और ये जो है एक एफिशिएंट मेथड है जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए और इरिगेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसके अंदर हमने दो मेथड्स के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा पढ़ा ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम मतलब फुहारे वाला सिस्टम जैसे कि ये, और ड्रिप सिस्टम मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप वाला सिस्टम जैसे कि ये, जहाँ पर पानी रूट्स के पास ही ड्रॉप हो जाता है अपने आप। तो इस तरह आप याद रख सकते हो इसको। और दूसरा हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर हमने मोड्स के बारे में पढ़ा, चेन पंप के बारे में पढ़ा, ढेकली के बारे में पढ़ा और रहत के बारे में पढ़ा। तो ट्रेडिशनल सिस्टम और मॉडर्न सिस्टम के अंदर यही बेसिक डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसके अंदर ह्यूमन लेबर और कैटल लेबर का यूज़ होता है, वहाँ पर मशीन टूल्स का यूज़ नहीं होता, वो कम एफिशिएंट है बजाय कि मॉडर्न सिस्टम के। क्योंकि मॉडर्न सिस्टम उसके अंदर हम मशीन टूल्स का यूज़ करते हैं और वे जो है बहुत ही अच्छे से पानी सप्लाई करती है, वे बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती है। बेशक वे जो है ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन एफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा होती है। उनके अंदर पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, जैसे कि आप इस मोड सिस्टम के अंदर देख सकते हो। पानी जो है बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है मोड सिस्टम के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही और अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड्स को कैसे हटाया जाता है क्रॉप्स के अंदर से। तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।